वेलकम बैक टू मिस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में कुछ रिएक्शंस के बारे में समझा था। पहली रिएक्शन जिसमें हमने देखी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसके साथ साथ हमने इसमें इसके क्या पढ़ा था, टाइप्स पढ़े थे। और हम जानते हैं टाइप्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था पहला, इसमें दूसरा पढ़ा था हमने इसमें फोटोलिसिस, और तीसरा जो हमने इसमें देखा था वो था आपका इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, आज जो आपका तीसरा टॉपिक होगा दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? और जो चौथा होगा आपका वो कहलाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप जानते हैं यहां पे आपके दो टर्म आए हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली दोनों टर्म में डबल वर्ड जो है वो एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है। पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं, उसके बाद हम डबल डिस्प्लेसमेंट में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले आपको यह पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि वो छोटा सा चेंज जो किसी एक प्रीवियस एलिमेंट में आया हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई एक एलिमेंट है जिसकी पहली पोजीशन, अर्लियर पोजीशन इतनी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 100 मीटर की लेंथ की आपके पास एक वायर है, और जो एक ही डिस्टेंस है उसको कितनी कवर की है, इतनी कवर की है। फॉर एग्जाम्पल 50 डिस्टेंस कवर की है। एक्चुअली हम तो कोई दूसरा एग्जांपल पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में फिजिक्स का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, बट आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सी कंडीशंस पॉसिबल है। जैसे आप जानते हैं कि यदि यहां पर समय के साथ साथ जैसे ही ए अपना दूरी तय करेगा, मीन्स वो जैसे जैसे समय के साथ चल रहा है वैसे वैसे वो अपनी डिस्टेंस भी तय करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पहली 50 मीटर की जो दूरी है उन्होंने आधे घंटे में 30 मिनट में पार कर ली। फर्दर 30 मिनट में वो क्या करेंगे, मीन्स फर्दर 60 मिनट, मीन्स एज द टाइम पासेस, टाइम के गुजरने के साथ साथ जो उनका पोजीशन होगी वो भी चेंज हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन में आ जाएंगे। इसका मतलब ही यही है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यदि कोई एलिमेंट आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एलिमेंट ए है और एक सॉल्यूशन आपका बी इंटू एक्स, मतलब बी एक्स करके एक सॉल्यूशन है। ओके, तो आपने क्या किया, ए एलिमेंट को बी एक्स के सॉल्यूशन में डाल दिया, और उसके बाद आपने इसमें कुछ जो इनके चेंजेस हैं वो नोटिस किए। चेंजेस क्या है इसमें, आप देखेंगे कि ए जो होगा वो बी एक्स सॉल्यूशन में से बी को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और खुद अब उसकी जगह जाके लग जाएगा, और बी जो हो जाएगा वो हट जाएगा। इससे ये पता चला कि ए ने बी के सॉल्यूशन में से बी को बाहर निकाल दिया है, और ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ए की जो रिएक्टिविटी है, मींस reactivity of A is greater than reactivity of B। अगर A की रिएक्टिविटी B की रिएक्टिविटी से ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या करेगा, A BX के सॉल्यूशन से B को क्या कर देगा, आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। रिप्लेस बोलो या डिस्प्लेस बोलिए, मीन्स उसकी पोजीशन चेंज कर देगा, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको रिएक्टिविटी के बेस पर क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स की जो रिएक्शंस होती हैं उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, इस तरह से आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, और दोनों टेस्ट ट्यूब में आपके पास इस तरह से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ओके, ऐसे ही यहां भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको यह ध्यान देना है कि आपको 3 आयरन नेल कलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 और 3, मान के चलिए ये आयरन नेल है आपके पास,
और इन आयरन नेल में से आपने क्या किए, 2 आयरन नेल को एक साथ बांध दिए। यह है आपका थ्रेड, आपने इसको थ्रेड से बांधा और उसके बाद आपने क्या किया, दोनों आयरन नेल्स को इस तरह से क्या कर दिया, इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, डिप कर दिया। लगभग 20 मिनट बाद, आफ्टर 20 मिनट्स, आपको 20 मिनट बाद क्या ऑब्जर्वेशन देखना है। एक जो आपका आयरन नेल रह गया था एज सच, उसको आप ऐसे ही रहने देंगे, ओके, कंपैरिजन के लिए। बाकी 2 आयरन नेल्स को आप कंप्लीटली इमर्स कर देंगे उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल बी टेस्ट ट्यूब में जो रखा गया है सॉल्यूशन, उसमें आपने आयरन नेल को डिप किया है। अब आपको करना क्या है, आपको 20 मिनट बाद कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन किसके साथ करना है, देखिए, एक तो आपका कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के कलर से कंपैरिजन करना है और दूसरा जो कंपैरिजन है आपका इन आयरन नेल्स का कंपैरिजन करना है। तो देखिए कैसे होगा। पहला कंपैरिजन हम करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आप देखिए, अगर मैं ए टेस्ट ट्यूब की बात करता हूं और बी टेस्ट ट्यूब की बात करता हूं, आपको किस टेस्ट ट्यूब में ऐसा लगता है कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा डार्क कलर का है। या आप अगर देखेंगे गौर से तो आपको ये नजर आएगा कि इसमें जो आपका सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होगा वो आपका ब्लू कलर में होगा। और ये ब्लू कलर कैसा होगा, इसका डार्क, ओके। तो डार्क ब्लू कलर का यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब आप इस आयरन नेल को बाहर निकाल लेंगे कुछ समय बाद, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फेड सॉल्यूशन। तो आपका यहां से क्वेश्चन, और दूसरा यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, हम दूसरा कंपैरिजन करेंगे आयरन नेल्स का। तो आप देखिए आयरन नेल्स में क्या कंपैरिजन करेंगे। आपके पास 2 आयरन नेल था, आपके पास देखिए, आपके पास एक जगह 1 आयरन नेल था और दूसरी जगह आपका 2 आयरन नेल्स थे। आप इन 2 आयरन नेल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके। मींस जो सिंगल आयरन नेल होगा वो ये इस तरीके से है और जो आपके 2 आयरन नेल्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो आपको कंपैरिजन समझना है कैसे हो रहा है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा आपका ए और बी में से, जो आपका ए का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन कहलाएगा, ओके। बदलाव ये आएगा और इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा अब वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ओके। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन बी टेस्ट ट्यूब फेड्स अवे। मींस वो क्यों ऐसा, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो लाइट होता रहता है समय के साथ साथ, ओके। तो देखिए क्या होता है, आयरन नेल से जो क्वेश्चन आता है वो क्या पूछा जाता है, आयरन नेल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये बोला जाता है कि अगर आपके पास एक चैम्बर है और इस चैम्बर में कंपैरिजन करते हैं, आपके पास था एक नॉर्मल आयरन नेल, फॉर एग्जांपल आपके पास नॉर्मल आयरन नेल ये कहलाता है, ओके। और आपके पास एक आयरन नेल पड़ा है, लेकिन जिसका जो कलर है और ये ऐसा आयरन नेल है जो आपको कॉपर सल्फेट में डिप किया गया था, ओके, डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको डिप किया गया था। तो आपको इतना ऐसा कंपैरिजन करना है यहां से लेके यहां तक। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि आयरन नेल में क्या बदलाव आया। देखिए आयरन नेल जो पहले आपका साफ था आयरन नेल, उसमें बदलाव ये आया कि इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 20 मिनट्स रखने के बाद कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस हुए जिस वजह से इस आयरन नेल के चारों ओर ब्राउनिश कलर का अपीयरेंस आपको मिलेगा। तो ये बदलाव आयरन नेल में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आयरन नेल होगा वो किस नेचर का हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। तो आपको जो इसका एक्सप्लेनेशन देना है इसी एक्टिविटी के जरिए देना है। एक्चुअली इस पूरी एक्टिविटी को हम रिएक्शन के जो बेस पे है कैसे समझा सकते हैं उसको भी देखते हैं, ओके। देखिए यहां पे होता क्या है, रिएक्शन कैसे होगी आप जानते हैं। जो आयरन नेल था आपके पास, इस आयरन नेल को आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या किया, डिप किया, ओके। हम जानते हैं कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को जब हमने डिप किया तो आपका कुछ चेंजेस हुआ, और चेंजेस वो ये हुआ, अगर रिएक्शन ऐसे लिखी होती और एक दूसरी रिएक्शन आपकी ऐसे लिखी गई होती FeSO4, और इसके बाद आपसे पूछा गया होता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ओके। तो ऐसे में आपको रिएक्शन कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो किसका होना चाहिए,
रिएक्टिविटी सीरीज का। तो हम एक कोने में रिएक्टिविटी सीरीज को बनाते हैं। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं इस तरह से आपके रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो ये जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इसका मतलब ये होती है सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। आप पहले भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनमें से भी आपका पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके हाई रिएक्टिविटी में आते हैं। जिंक, आयरन, लेड जो होते हैं एलिमेंट्स आपके मीडियम रिएक्टिविटी में आते हैं। बाकी जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके लीस्ट रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स में काउंट किए जाते हैं। इनमें भी सिल्वर और जो गोल्ड होता है वो आपका सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहलाता है। ओके, तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो कम रिएक्टिविटी के एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिविटी अगर ऐसे कहलाएगा, कोई एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी कैसी हो, मोर रिएक्टिव हो, और उसकी जो रिएक्टिविटी है मीन्स उसकी जो रिएक्शन है वो किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ की जा रही है, लेस रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट के साथ होगी अगर, और मान के चलिए वो किसी एक्स मीन्स किसी सॉल्यूशन के साथ बना हुआ है, तो हमेशा याद रखिए ऐसे केस में क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, आसानी से बाहर निकाल सकता है। और जब ऐसा होगा तो ऐसे केस में ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट इस एक्स सॉल्यूशन के साथ अपनी क्या कर लेगा, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा अब वो एक्स के साथ क्या कर लेगा, सॉल्यूशन बनाएगा। और ये कंडीशन पॉसिबल है। लेकिन अगर इसकी रिएक्टिविटी अपोजिट हो जाए, इट मींस अगर आपने यहां पे लिखा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट अगर आपका है और उसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, कोई एक ऐसे सॉल्यूशन से करा रहे हैं जिस सॉल्यूशन में जो एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, अगर कंडीशन ऐसी है आपकी तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए यहां पे जो रिएक्शन होगी वो होगा आपका नो रिएक्शन। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं जहां आपको कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, इसीलिए आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, ये दोनों कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाली रिएक्टिविटी का इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। बताइए, आपके पास कॉपर सल्फेट है और इस कॉपर सल्फेट को आपको इस सल्फेट के सॉल्यूशन से हटाना है। तो आप बताइए, अगर आप कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटाना चाहते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां पर जो कॉपर सल्फेट होगा इसमें कॉपर की जो रिएक्टिविटी होनी चाहिए, जो आने वाला एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होनी चाहिए। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं कि आयरन और कॉपर की पोजीशन कहां पर है। हम जानते हैं आयरन ये रहा और कॉपर आपका यहां है। ओके, आप जानते हैं सॉल्यूशन किसका बना हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना हुआ है, और यहां पर आपका आयरन है। क्या आयरन आएगा और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा सकता है, क्या हटा सकता है? ऐसे केस में मैंने बताया था वो तभी रिप्लेस कर सकता है, तभी डिस्प्लेस कर सकता है जब मोर रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिविटी एलिमेंट को क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके। तो यहां पर आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरेटिवली, तो यहां पर आपका FeSO4 प्लस कॉपर जो होगा रिएक्शन बाहर निकलेगी। लेकिन क्या यहां पर कॉपर आयरन को हटा सकता है? क्या कॉपर आयरन को, देखो कॉपर यहां है, आयरन है, क्या कॉपर आयरन को रिप्लेस कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। और सिंपल सा इसका जो रीजन होगा वो आप क्या देंगे, बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी, क्योंकि जो कॉपर की रिएक्टिविटी होती है वो आयरन की कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है, जिस वजह से वो उसके सॉल्यूशन से क्या करता है, उसको डिस्प्लेस नहीं करता। सो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो हमारा ये जवाब ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसमें पूछे जाते हैं, जैसे असर्शन एंड रीजन वाले कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें असर्शन और रीजन को आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी स्टेटमेंट तैयार किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपके ब्लैक बोर्ड में लिख दिए, इसको नोट डाउन कीजिए।
कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है कि इसमें रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ओके, देखिए आपके पास दो रिएक्शंस दी गई है। अब इन दो रिएक्शंस को देखते हुए आप बताइए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। इट मीन्स कि ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड होगी या नहीं होगी। और इस चीज को समझने के लिए हमें कंसेप्ट किसका पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हुए हमें समझ में आ गया कि यहां पर जो जिंक होगा वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए और इसको हटाने के लिए, और ये कॉपर है आपका, मीन्स इससे पता ये चलता है कि जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एन इंस्टेंस हमने बोला जो रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर। टेबल में आते हैं, यह आपका कॉपर और यह आपका जिंक। क्या हम कह सकते हैं जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, कॉपर से। और जब ऐसी कंडीशन यहाँ पे आ रही है तो इसका मतलब ये आसानी से कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पर डिस्प्लेस कर सकता है और कॉपर जो होगा वो इस तरह से बाहर निकल जाएगा और आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो क्या होगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे ही लेड और कॉपर क्लोराइड की बात करते हैं तो लेड और कॉपर में कंपैरिजन किया जाएगा। तो लेड आपका यहां आता है और कॉपर आपका ये रहा। आप बताइए लेड और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है। हम जानते हैं लेड इज मोर रिएक्टिव। ओके, क्योंकि ऊपर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, नीचे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। एक्चुअली इनकी जो रिएक्टिविटी दी गई है ये डिपेंड की गई है इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के ऊपर कि कौन सा एलिमेंट कितनी तेजी से किसी भी दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर सकता है या नहीं। तो उनकी एक रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज होती हैं आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां निकालना सिखाते हैं इस चीज को। तो वहां पर जो है आप उस वैल्यू से कंपैरिजन कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा कौन सा एलिमेंट नीचे आएगा। ओके, वैसे भी हम जानते हैं गोल्ड जो होता है या सिल्वर होता है ये नेचर में बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं और ना ही ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं। इसीलिए इनको हम बोलते हैं फ्री स्टेट एलिमेंट्स होते हैं और इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट था जो आपको बनाए रखना है ताकि आप कोई भी रिएक्शन दी गई हो एग्जाम में तो आसानी डील कर सके। तो देखो क्या है, लेड आपके पास, लेड और कॉपर क्लोराइड में से मैंने देखा कि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो लेड और कॉपर में से लेड अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो आसानी से क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये हट जाएगा। यहाँ पर लेड क्लोराइड करके बन जाएगा सॉल्ट और साथ में यहाँ से कॉपर बाहर निकल आएगा। ओके, तो इस तरह से इस रिएक्शन को भी हम कंप्लीट क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशंस में से डिस्प्लेस कर रहा है और ये प्रोसेस यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट के द्वारा की जा रही है और वो एलिमेंट है मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और ये जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है आपका, यही मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। तो आपको जो भी मिलेगा ये रिएक्शन, इस प्रकार से बनने वाली रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नोट डाउन कीजिए। देखिए अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ चुके हैं। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपका रिएक्शन होगा वो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी इस टेबल की जरूरत शायद अब हमें ना पड़े। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम लोगों को पहले समझ में आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है और वो हम समझ चुके हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी एक एलिमेंट के द्वारा दूसरे एलिमेंट के सॉल्यूशन में से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देना। और डबल का मतलब यह है यहाँ पे दो एलिमेंट्स के द्वारा ये रिएक्शन शो हो रही होगी। डिस्प्लेसमेंट में सिंगल एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल था तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे देखते हैं कैसे हो रही है, इस एक्टिविटी को समझते हैं। ओके, देखिए
आपको करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है और इस टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम सल्फेट लेना है। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन आपको लेना है और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब आपको लेना है और उस दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, इस तरीके से बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। अब आप जानते हैं कि सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन आपने लिया और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और आपने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब आप इसको मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद जो कंडीशन आएगी वो कैसी होगी, ध्यान से देखें। देखिए कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, आपसे बोला गया है एक टेस्ट ट्यूब में आपको लगभग 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको लगभग 3 ml बेरियम क्लोराइड लेना है। दोनों सॉल्यूशन को आपको यूनिफॉर्मली मिक्स करना है और उसके बाद आप मिक्स करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन होगा आपका क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा जब इस रिएक्शन को हम करते हैं तो होता क्या है उसको हमें समझना पड़ेगा। यहां पर आपका सोडियम सल्फेट है Na2SO4 प्लस आपका बेरियम क्लोराइड इसमें मिक्स किया जा रहा है। तो देखिए क्या होगा ऐसी कंडीशन में, आप जानते हैं, आप पढ़ते हुए आए हैं कि सोडियम जो होगा आपका पॉजिटिव में टूटेगा, सल्फेट नेगेटिव में, बेरियम पॉजिटिव में, क्लोराइड नेगेटिव में। तो एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जब एक दूसरे रिएक्शन करेगा तो एक अपोजिट पोल्स की ओर को जाएगा और बेरियम के साथ और सल्फेट का इंटरेक्शन जरूर होगा। तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे बेरियम सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में आपका सोडियम क्लोराइड भी बाहर निकलेगा। अब आपको यहाँ समझने वाली बात क्या है, जो आपका यहाँ बेरियम सल्फेट बना हुआ है, ये बेरियम सल्फेट एक्चुअली क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। और ये प्रेसिपिटेट का मतलब है डाउनवर्डेड एरो। और व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब है कि वो एरिया जो कि हार्ड मास है और ये भी कह सकते हैं जो कि इनसॉल्युबल है। और इनसॉल्युबल के साथ साथ इसका जो कलर है वो कैसा है, व्हाइट। और इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट। और इस प्रेसिपिटेट बनने की पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोला जाएगा बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया कि वो हार्ड मास विच इज व्हाइट इन कलर एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, okay, which is white in color and is insoluble in water, that is known as precipitate. And this whole process, the formation of precipitate is known as precipitation reaction. और ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप देख रहे हैं इस पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर आपको हार्ड मास एक व्हाइट कलर का मिलता है और ये जो प्रेसिपिटेट होता है आपका, ये होता है आपका बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट। जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। इसके अलावा बाकी जो ऊपर जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो होगा आपका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। पीपीटी को इसको शॉर्ट टर्म में नोटेट किया जाता है। ओके, तो आप समझ चुके हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम एक ऐसी रिएक्शन को जिसमें हमने दो अलग अलग केमिकल्स को मिक्स किए थे उसको एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की वजह से सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दो चीज समझनी है। एक, क्या यहाँ पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है? जी हाँ, यहाँ केमिकल चेंज आपको दिख रहा है। लेकिन आपको एक और चीज समझनी है कि पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट ऐसा था जो अपनी रिएक्टिविटी के आधार पर दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। यहां पर अपोजिट आइंस मीन्स अब ये जो बेरियम सल्फेट है आपका, इसमें बेरियम सल्फेट यहाँ पे बेरियम 2 पॉजिटिव आइंस के रूप में बाहर आया। वो कैसे आया आप जानते हैं, बेरियम सेकंड ग्रुप में पाया जाता है और उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो वही चार्ज मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, ऐसे ही यहाँ सल्फेट आ रहा है इसके साथ, तो सल्फेट यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव के रूप में ये भी आएगा साथ साथ में। तो बेरियम आयंस के साथ साथ में सल्फेट आयंस क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे हर जगह से। और जब ये प्रोसेस हो रही होगी तो उसी दौरान बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरह से बेरियम सल्फेट का एक हार्ड मास दैट इज व्हाइट इन कलर विच इज नोन एज प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, जो कि उसके बॉटम में होगा और अंडर फ्री ग्रेविटी वो क्या हो रहा होगा, बॉटम में सेटल डाउन हो रहा होगा। तो ऐसा कभी भी आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि 2 आयंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है यहाँ पर। तो 2 आयंस वो भी अलग अलग सॉल्ट से निकले हुए आयंस हैं।
जब यहाँ पे दो अलग अलग आयंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, एक दूसरे को एक्सचेंज हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं आयन एक्सचेंज। और वो हर एक मेथड जहां पर आयन एक्सचेंज मेथड के जरिए प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है या रिएक्शन कंप्लीट होती है, इस प्रकार से बनने वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच आयन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट सॉल्ट्स। डिफरेंट सॉल्ट्स के बीच में जो आयन का एक्सचेंज है वो जब टेक्स प्लेस होता है तो ऐसे कंडीशन में आपके पास एक हार्ड मास दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे आपका जो प्रेसिपिटेट बना है वो हमेशा व्हाइट ही हो। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर हार्ड मास आपका बेरियम सल्फेट का ही क्यों बना, सोडियम क्लोराइड का क्यों नहीं बना, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो बेरियम सल्फेट का क्यों नहीं बना। तो ये इसीलिए नहीं बना क्योंकि हमने इसका टेस्ट किया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मीन्स बेरियम अपने ग्रुप कुछ कैटेगरीज की इनका अपने कैटेगरी होती है, इनकी फैमिली सॉल्ट बनाती है। जिस सॉल्ट की फैमिली को ये बिलोंग करते होंगे वो वही प्रकार का सॉल्ट बनाएगा। अगर इसकी टेंडेंसी थी कि प्रेसिपिटेट बनाना है तो बेरियम सल्फेट अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इसके बारे में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, तो कभी उसके बारे में भी हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो जब आप +2 में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल जब नॉलेज लेने लगेंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अभी के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज ले लीजिए कि आप जानते हैं जो प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट कभी भी व्हाइट कलर का हमेशा हो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से ये रिएक्शन पढ़ी है तो आपको एक कॉमन एग्जांपल जो मैं आपको कई बार पढ़ाते हुए आया हूं, इससे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ाया है एक और बार। तो आपको अगर कोई रिएक्शन याद आ रही हो जिसमें हमारा प्रेसिपिटेट बनता हो, जो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, याद आया कुछ? देखिए एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, कई बच्चों को याद आ गया होगा। जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। जब ये दो केमिकल्स एक साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है, इसमें लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बाहर निकलता है। अब इनको क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, देखिए थ्योरेटिकली आपको बोला जाएगा समरी फॉर्म में कि व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड, बस इतना पूछा जाएगा। तो आपको इसका बाकी जो है और राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं पहले तो आपको उसको केमिकल इक्वेशन उसकी लिखनी पड़ेगी, मींस स्केलेटल फॉर्म उसका लिखना पड़ेगा। और ये जो स्केलेटल फॉर्म है यही आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं सबसे पहले। आप जानते हैं लेड यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है। अब यही इसके साथ जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसको पकड़ेंगे, ये हो गया आयोडीन। आयोडीन की क्वांटिटी यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी आयोडीन की क्वांटिटी एक ही है, तो 2 करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। हम जानते हैं अभी हम लोगों ने यहाँ आयोडीन को कंपेयर किया तो पोटेशियम रह गया, पोटेशियम को कंपेयर करते हैं, यहाँ पोटेशियम 2 है तो यहाँ भी पोटेशियम कितना होना चाहिए, 2। तो पोटेशियम यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी पोटेशियम 2 है। अब हम जानते हैं पोटेशियम के बाद रह गया नाइट्रेट, इसको कंपेयर कीजिए, कितने नाइट्रेट है, 2। और हम जानते हैं यहाँ भी कितने नाइट्रेट है, 2। तो क्या हमने सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर दिया? जब हमने सारे एलिमेंट्स को हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए बैलेंस कर दिया है तो अभी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ हो क्या रही है इसके बारे में हमें समझना है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में कि इस रिएक्शन को कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया मोहन वांट्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन विच ही वांट्स टू मिक्स दीज 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और उसके बाद उसको उसका वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। तो बताइए उसका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या होता है, पहली बात तो ऑब्जर्वेशन में ये आया कि उसके पास एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ और उस प्रेसिपिटेट का जो कलर था वो कैसा था, येलो। तो येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, पहली बात, ओके। और दूसरा ये भी समझ में आएगा कि जो येलो पीपीटी होगा वो किसका होगा, लेड आयोडाइड का होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो और इसके अलावा हमें ये चीज इसीलिए समझ में आई क्योंकि इससे पहले वाली रिएक्शन में भी क्या बन रहा था, आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था। तो जितने भी आपकी ये रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है, मींस यहां से लेड पॉजिटिव के रूप में, नाइट्रेट नेगेटिव, यहां से पोटेशियम पॉजिटिव, आयोडीन नेगेटिव। तो लेड के साथ जो आयोडीन आया है इंटरेक्ट होने के लिए, मींस लेड 2 पॉजिटिव के फॉर्म में, आई नेगेटिव के फॉर्म में। तो इस तरह से जब लेड हर जगह से इंटरेक्ट करेगा, हर 2 लेड के साथ एक आयोडीन जिस तरह से इंटरेक्ट करेगा तो वो एक लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा, और जिसकी वजह से हर 2 आयोडाइड के लिए एक लेड, तो इसमें क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। और यही कारण है कि लेड आयोडाइड क्या करता है, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है।
और जहां भी जिस भी रिएक्शन का आपका पीपीटी फॉर्मेशन होगा, आप हमेशा ध्यान रखिए वो रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही क्या है कि आयन का एक्सचेंज इसमें हुआ है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सिनोनिमस है एक दूसरे के, ओके, एक दूसरे के सिनोनिमस है, एक जैसे शब्द हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पूछा जाए या उसका कंपैरिजन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई रिएक्शन से कर दिया जाए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आप समझ जाएंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को शो करती हैं। इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। और उस प्रेसिपिटेट का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक कलर है, वो कैरेक्टरिस्टिक कलर डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर। ओके, तो इतनी बातें हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी जानी है। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आपके एक और रिएक्शन रह जाएगी, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ओके, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क। थैंक यू।